हेलो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रिवाइज। आई होप बच्चों आपका रिवीजन हमारे रिवीजन वीडियोस के साथ बहुत अच्छा चल रहा होगा, और अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। सर आज हम इस चैप्टर का रिवीजन में क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बेसिकली चैप्टर में क्या होता है, हम कुछ गलतियाँ करते हैं। अब गलतियाँ हो सकता है रिकॉर्डिंग की स्टेज पर हो, क्लासीफाइंग की स्टेज पर हो, समराइजिंग की स्टेज पर हो, अलग अलग जगहों पर जो गलतियाँ होती हैं हमें उन्हें ठीक करना है। दैट्स इट, सिंपल। तो पहले हमने देखा था कि भाई गलतियाँ कितने तरह की हो सकती हैं। तो मैंने इसमें आपको सिखाया था कि एरर्स 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक होता है एरर ऑफ ओमिशन जो अपने आप में 2 टाइप का है, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। एक होता है एरर ऑफ कमीशन और एक होते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। तो पहले इनकी बेसिक थ्योरी समझ लेते हैं कि ये आखिर है क्या। कई बार थ्योरी में भी पूछा जाता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि जिसमें आप किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का उल्लंघन करते हैं। जो हमारे सिलेबस के अनुसार जो मेन चीज़ हमें याद रखनी है वो सिर्फ ये कि हम किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं या किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं। मतलब किसी छोटे खर्चे को बड़ा खर्चा समझ लेते हैं या बड़े खर्चे को छोटा खर्चा समझ लेते हैं। या और रिफाइन करूं तो आप किसी गुड्स खरीदने को एसेट समझ लेते हो या किसी एसेट खरीदने जैसी चीज़ को गुड समझ लेते हो। इस तरह की गलती को हम प्रिंसिपल एरर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था कि आपने वेजेस पे करी मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए, ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर आपने गलती से इसको वेजेस की तरह ही डील कर लिया, आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही समझ लिया, तो ये एक प्रिंसिपल एरर हो जाएगा। दूसरा होता है एरर ऑफ ओमिशन, यानी कुछ भूल जाना। अब ये 2 टाइप का होता है। कंप्लीट ओमिशन का मतलब है कि जब आप रिकॉर्ड भी नहीं करते और पोस्ट भी नहीं करते, यानी ना तो आपने जर्नल करा ना लेजर में पोस्ट करा। लेकिन पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है कि जब आप रिकॉर्ड तो कर लेते हो जर्नल के अंदर, लेकिन सिर्फ पोस्ट करना भूल जाते हो। तो ये एक प्रकार से वन साइडेड एरर भी कहलाए जा सकते हैं। तीसरे होते हैं एरर ऑफ कमीशन, यानी कि इसमें अलग अलग प्रकार की गलतियां आती हैं, और जो मैंने आपको फनी वे में सिखाने के लिए लिखा था कि आप सीधा मन में सोच लो जो आप गलतियां करते हो क्या क्या। या तो आप रिकॉर्डिंग गलत करते हो या कास्टिंग गलत करते हो। कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग गलत करना, या तो अंडर कास्टिंग कर दी या ओवर कास्टिंग कर दी, ये सब आपकी एरर ऑफ कमीशन है। कई बार आप कैरी फॉरवर्ड गलत करते हो, उधर 98 था अगले पेज पे 89 लिख लिया। कई बार आप पोस्टिंग गलत करते हो। तो इस प्रकार की सारी गलतियों को हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। और चौथे होते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर बेसिकली बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें एक गलती दूसरी गलती को नलीफाई कर देती है और अंत में ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली कर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। अब इसी पर एक क्वेश्चन बनता है, छोटा सा स्टार पॉइंट था, कि किन गलतियों से ट्रायल बैलेंस टैली होता है और किन गलतियों से ट्रायल बैलेंस नहीं टैली होता। तो प्रिंसिपल एरर हो तब भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा, कंप्लीट ओमिशन हो तब भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा, कॉम्पनसेटिंग एरर हो तब भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। लेकिन अगर आपने पार्शियल ओमिशन करा है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। बाकी नीचे के अगर तीनों करे हैं, मतलब गलत साइड पर पोस्टिंग कर दी, गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, तो टैली हो जाएगा, सॉरी। लेकिन आखिरी गलती अगर करी आपने, गलत अमाउंट से पोस्टिंग कर दी, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो ये हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए कि कब कब ट्रायल बैलेंस गलतियों के बावजूद टैली कर जाता है और कब कब ट्रायल बैलेंस गलतियों के बाद भी टैली नहीं करता। चलो सर, अब ये बताओ कि हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमें क्या करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको मोटा मोटा ही समझाया था कि हम 2 तरह से, 2 नज़रियों से एरर्स को देख सकते हैं। एक को आप कह दो वन साइडेड एरर और दूसरों को आप कह दो 2 साइडेड एरर। ये भी सिर्फ नाम है, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, वन साइडेड एरर और 2 साइडेड एरर्स का मतलब ये है कि वन साइडेड एरर्स जनरली वो होते हैं जो आगे चल के चैप्टर के अंदर आपके सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि उसमें कोई एक अकाउंट में गलती हो रही है या एक एस्पेक्ट में गलती हो रही है। तो डेबिट में गलती है तो क्रेडिट में नहीं है, तो आपको वहाँ सस्पेंस लगाना पड़ेगा, या क्रेडिट में गलती है तो डेबिट में नहीं है, तो आपको यहाँ सस्पेंस लगाना पड़ेगा। लेकिन जो 2 साइडेड एरर्स होते हैं उसमें गलती ऐसी होती है कि सस्पेंस का यूज़ नहीं होता, अपने आप डेबिट क्रेडिट मैच भी हो जाते हैं, उनको हम 2 साइडेड एरर्स बोल देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार तो खैर हम सब बातें देखेंगे, लेकिन मैंने आपको बेसिक थ्योरी में समझाया था कि जो वन साइडेड एरर्स हैं उसमें हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जो वैसे हम बेकार है,
लेकिन जो टू साइडेड एरर्स है उसमें हम जर्नल एंट्री करते हैं, और वन साइडेड एरर जो है जिसमें सस्पेंस अकाउंट के साथ हम जर्नल एंट्री करते हैं वही हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट होता है। तो हमें तो अपने एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को ही फॉलो करना है। तो अब हम बच्चों सबसे पहले रिवाइज करते हैं आपके साथ वन साइडेड एरर्स। ठीक है, बस आप ध्यान से बैठना, अपने नोट्स खोल के, ये सब बातें आपको लिखवा रखी हैं। देखो, वन साइडेड एरर्स में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप कास्टिंग एरर्स देखो जो सबसे इजी होते हैं, और इसका एक छोटा सा पोर्शन एग्जाम में आता ही है 1 या 2 नंबर का। कास्टिंग एरर का मतलब होता है कि जब आप टोटलिंग गलत करते हो। दूसरे इसमें होते हैं बैलेंसिंग एरर, आपने कुछ बैलेंस गलत कर दिया, और तीसरे होते हैं पोस्टिंग एरर। तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल से तीनों ही तरह की गलतियां समझाई थी। अब अगर मैं कास्टिंग एरर की बात करूं तो उसका मतलब है कि आपने टोटल कम लिखा है, जिसको कैसे सॉल्व करना है मैं अभी थोड़ी देर में आपको डायरेक्ट शॉर्टकट और डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है वो दिखाता हूँ। दूसरा होता है कि जब हम कोई पोस्टिंग गलत कर देते हैं, जैसे हमें डेबिट साइड में 700 रुपये लिखने थे लेकिन हमने मान लो 2 बार लिख लिए, तो अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्रेडिट साइड पे एक बार 700 लिखना पड़ेगा। इस तरह की गलती। इसी तरह कई बार हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था कि हमने किसी के अकाउंट में लेट से क्रेडिट साइड पर पोस्ट करना था लेकिन गलती से डेबिट में पोस्ट कर दिया 300, तो अब इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्रेडिट में 600 करना पड़ेगा। ये सब बातें हमारी वन साइडेड एरर्स की होती हैं। फिर मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल करवाया था छोटा सा, ये भी सिर्फ समझाने के लिए करवाया था, जिसको अब आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे जिसमें आपकी कास्टिंग की, पोस्टिंग की और बैलेंसिंग की गलतियाँ कवर करी थी। अब इनके क्वेश्चंस मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब चलते हैं टू साइडेड एरर्स पर, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये ध्यान से ऑब्जर्व करना। इसमें जैसे हमारे पहले 2 टाइप के जो एरर्स हैं वो एक तरह से सॉल्व हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग एरर्स और प्रिंसिपल एरर। इसमें आपको 4 स्टेप्स लगाने होते हैं, आई होप आपको याद होंगे, नहीं तो अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। उसके बाद तीसरे होते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ये तो एक तरह से भगवान का वरदान है अगर आ जाए, क्योंकि इसमें एरर ये है कि आप सिर्फ जर्नल एंट्री करना भूले हो तो आपको एक नॉर्मल जर्नल एंट्री करनी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और फोर्थ होता है जिसमें मान लो आपने कुछ गलत कर दिया पोस्टिंग में, इसमें उसमें, वो हमें एनालाइज करना पड़ता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, उसमें आपको स्टेप नहीं लगा सकते, ना रट सकते। तो पहले हम स्टेप वाला देखते हैं, सर क्या स्टेप्स थे। तो देखो बच्चों, आप रिकॉर्डिंग एरर्स के अंदर ये स्टेप लगा सकते हो। ये स्टेप से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे। पहला स्टेप होता है रॉन्ग एंट्री पास कर दो, ये रफ में करना है। दूसरा स्टेप है उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, वो तो हो ही जाएगा। तीसरा स्टेप है करेक्ट एंट्री लिखनी है, मतलब आपको जो हुआ है उसकी सही जर्नल एंट्री लिखनी है। अब आपको स्टेप 2 और स्टेप 3 को, दोनों को एंट्रियों को मर्ज करके एक फाइनल आंसर निकालना है जो आपका मेन आंसर होगा। तो इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, आप एग्जांपल्स भी रेफर कर सकते हो, अन्यथा सीधा क्वेश्चन पे कूद जाना वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब तो ये स्टेप्स आपको ईजी ही लगेंगे, है ना। हालांकि लेकिन इसमें ये सब बातें सिखाई थी कि आप रिकॉर्डिंग एरर्स के अंदर ये स्टेप्स लगा के अपने आंसर को निकाल सकते हो। स्टेप रिवाइज कर लो। स्टेप होता है पहले रॉन्ग एंट्री, फिर उसका रिवर्स करना है, फिर करेक्ट एंट्री, और स्टेप 2 और 3 को जोड़ के फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे वन साइडेड एरर्स की मैं बात करूं जिसमें हमें जर्नल एंट्रीज करनी है ना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी दोबारा बताई थी, कास्टिंग की, पोस्टिंग की या बैलेंसिंग की, तो उसमें आपको सीधा ट्रिक याद रखनी है। मैं आपके साथ सीधा ट्रिक डिस्कस कर लेता हूँ ताकि कम से कम आप ये ओवर और अंडर कास्टिंग को अच्छे से 1 नंबर तो पक्के ले आओ। तो ये रही भैया टेबल आपकी जो बनवाई थी। देखो जी, अंडर कास्टिंग में अगर परचेज बुक अंडर कास्ट है तो एंट्री याद रखो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ओवर कास्टिंग में उल्टा कर देना, तो एक याद रख लो बस। सेल्स बुक अगर अंडर कास्ट है तो सस्पेंस टू सेल्स, परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट है तो सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, और सेल्स बुक अंडर कास्ट है तो सेल रिटर्न टू सस्पेंस। बस हो गया, खत्म। ये छोटा सा फर्रा आपका 1 नंबर पक्का हो गया, ये 2 नंबर पक्के हो गए। कास्टिंग का 1 या 2 गलती पक्का आती है, तो बस अंडर कास्टिंग की याद कर लो, ओवर कास्टिंग की इसकी उल्टी कर देना। तो लॉजिक लगाने की भी अब जरूरत नहीं, अगर भूल गए हो तो अब आप सिंपल ये याद रखना। तो किसी भी बुक की अंडर या ओवर कास्टिंग आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारा हो गया वन साइडेड कास्टिंग एरर और उसकी जर्नल एंट्री। 2 साइडेड में स्टेप्स याद रखने हैं, ये ध्यान रखना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको एनालाइज करने पड़ेंगे। उसके कोई स्टेप्स नहीं है, ना उसको कोई आपको ऐसे ट्रिक लगा सकते कि आपने डायरेक्ट देखा और कर लिया। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। मैं भी आपको बताऊंगा अभी कि हमने कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करे थे। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं वो बेसिक थे, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप चाहे इनको छोड़ भी सकते हो। तो देखो, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग कवर हो गए,
इसमें आपको स्टेप्स लगाने हैं 4, बोलो एक बार जल्दी से बोलो, रिपीट करो, नीचे कमेंट कर देना। पहला है रॉन्ग एंट्री, दूसरा है रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, तीसरा है करेक्ट एंट्री, और फाइनल आंसर निकलेगा इन दोनों को, स्टेप 2 और स्टेप 3 को जोड़कर, है ना। तो देखो हमने रिकॉर्डिंग एरर में खूब सारे क्वेश्चन में स्टेप लगा लगा के आंसर निकाले थे। फिर हमने करा था एरर ऑफ पोस्टिंग। अब ये वन साइडेड एरर है, इसमें एक जगह गलती हुई है तो कई बार हो सकता है हमें इसको एनालाइज करना पड़े, है ना। तो इसमें इस तरह के एग्जांपल्स है, देखो कि जैसे हमने सेल में लिख लिया लेकिन मीना में गलती कर दी, हमने मीना के भी क्रेडिट साइड में लिख लिया, तो कैश में कहीं और लिख लिया, मीना में कहीं और लिख लिया, तो हमको इस गलती को ठीक करना पड़ा। या जैसे ये गलती थी कि हमने ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करना था पर हमने गलती से परचेज में कर दिया, तो अब एंट्री बन गई ड्राइंग टू परचेज। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एंट्रियां आपको सोच के करनी पड़ेंगी। इसमें एक ट्रिक आपको दिखाई थी बस क्लास में कि थोड़ा सा ट्रिक के फॉर्म में आपको याद रखना है, तो ऐसे याद रखो कि जब भी हम पोस्टिंग में किसी अकाउंट में गलती करते हैं तो उसको उल्टा कर दो। यानी अगर आपने गलती से डेबिट करा है किसी अकाउंट को तो उसे क्रेडिट कर दो, या गलती से क्रेडिट करा है तो उसको डेबिट कर दो, और जो सही होना चाहिए उसको तो एज इट इज सही की तरह लिख दो। तो जो चीज़ डेबिट होनी चाहिए थी उसको डेबिट लिख दो, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी वो क्रेडिट लिख दो। ये सितारा यहाँ पे इस बात का प्रमाण है। बाकी एरर ऑफ प्रिंसिपल के क्वेश्चन में आप सेम 4 स्टेप्स ही लगाओगे, ये इस क्वेश्चन में आपको करवाया था, ये बस एक बार देख लेना, ये सिंपल है। उसके बाद एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ये तो मैंने कहा था भगवान का आशीर्वाद है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करनी है। तो अगर आप इन चारों के नॉर्मल जर्नल एंट्री सोचोगे वीडियो देखते देखते तो आंसर वही निकलेंगे। ये देखो ये नॉर्मल एंट्रियाँ हैं, नॉर्मल जो हम करते हैं। अच्छा, फिर हमने करा था कॉम्पनसेटिंग एरर, इसमें एक गलती दूसरे गलती को रेक्टिफाई मतलब नलीफाई कर देती है, लेकिन इसको हमें बड़े ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है। ये सब 2 साइडेड एरर्स होते हैं जनरली, तो इसमें कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। तो बस देखो एंट्री क्या बन रही है, कुणाल टू कपिल, दूसरी में क्या बन रही है, सूरज टू अनिल, तीसरे में क्या बन रही है, मनीषा टू पारकर, चौथे में क्या बन रही है, सागर टू रूपक। इस तरह की एंट्रियाँ बनेंगी कॉम्पनसेटिंग एरर में, सस्पेंस का कोई ड्रामा नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। एग्ज़ाम में यहाँ से जो क्वेश्चन है इस तरह के आएंगे जिसमें मिसलीनियस ट्रांजैक्शन होंगी, यानी इसमें देखो रिकॉर्डिंग एरर्स भी हैं, इसमें कोई पोस्टिंग एरर्स भी होंगे, इस तरह के मतलब क्वेश्चंस आएंगे, मिक्स क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए थे, है ना। तो उसमें अगर आपको थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करने हो आप ये 17 कर लेना, ये एक मिक्स क्वेश्चन अच्छा है। आप इसके बाद मार्क करना चाहते हैं आप ये 19 कर लेना, ये भी एक मिक्स क्वेश्चन अच्छा है। तो इस तरह के मिक्स क्वेश्चन 23 अच्छा है, आप मार्क कर सकते हो, और हमने क्लास में करे भी हैं। तो 3 क्वेश्चन ये कर लो मिक्स क्वेश्चन, और फिर मैं आप बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न एग्जाम में आता है। ये सब मिक्स क्वेश्चंस हैं जो हमने क्लास में करे थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न बच्चों एग्जाम के अंदर आता है वो होता है जिसमें आपको, ये देखो यहाँ हेडिंग भी दिलवाई थी, सस्पेंस अकाउंट बनाना भी पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको जैसे इस क्वेश्चन की तरह ऊपर एक बैलेंस दे रखा होगा कि भाई हमने 720 रुपये का डिफरेंस आया, वो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको वही एरर्स दे रखे होंगे जैसे यहाँ दे रखे हैं 1 2 3 4। देखो करना क्या, प्रोसेस सीखना। आप पहले अपनी नॉर्मल एंट्रियाँ कर दोगे, है ना, कर दी एंट्री कर दी। अब बस आपको सस्पेंस अकाउंट एक नॉर्मल लेजर की तरह बनाना है, डरने की बात नहीं है। जो भी हमने जर्नल एंट्रियां करी हैं उन जर्नल एंट्रियों में जहां जहां भी सस्पेंस अकाउंट आया है बस हमें उस सस्पेंस अकाउंट की पोस्टिंग करनी है। अगर सस्पेंस अकाउंट कहीं डेबिट हुआ है तो डेबिट में पोस्टिंग हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट कहीं क्रेडिट हुआ है तो उधर क्रेडिट में पोस्टिंग हो जाएगी, नहीं है तो नहीं होगी बस। तो इस तरह से आपका सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, ये भी था 42, चाहे मार्क कर लेना। ये बन गया जी एंट्री के बाद सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो मार्क कर लेना, 5-6 क्वेश्चन हैं गिनती के, अगर आप यही कर लोगे रेक्टिफिकेशन के तो आपका काम बन जाएगा, है ना। तो इसमें भी देखो सस्पेंस अकाउंट बोला है बनाने को, तो एंट्री कर दी और फिर बाद में सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी बस। तो आप इस चैप्टर को बस ऐसे समझो कि जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाए इसको माइंड में रखो, और गिनती के 6 से 7 क्वेश्चन जो मार्क करवाएं वो कर लो मिक्स प्रैक्टिस वाले, उसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ कवर हो जाएगा, ओमिशन भी, रिकॉर्डिंग भी, पोस्टिंग भी, स्टेप्स वाले भी और सस्पेंस अकाउंट भी, ठीक है। तो हमारी कहानी शुरू होती है अकाउंटिंग साइकिल से या अकाउंटिंग प्रोसेस से, ठीक है। वहाँ से शुरू करते हैं जब हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू करा था। तो कहानी ये थी कि हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं यानी जर्नल करते हैं, फिर लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर
हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है कि ये हमारे अकाउंटिंग साइकिल का या अकाउंटिंग प्रोसेस का आखिरी स्टेप है। तो ये चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है। तो जर्नल आप सीख चुके, लेजर आप सीख चुके, ट्रायल बैलेंस आप सीख चुके। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है कि कैसे अब आखिरी काम करना है, सबसे लास्ट पड़ाव करना है। तो इसीलिए आप देखते हो कि ये चैप्टर वैसे भी टेक्निकली क्लास 11th का आपका लास्ट चैप्टर होता है ना। तो आप प्रोसेस के बिल्कुल अंत में पहुंच चुके होते हो इस चैप्टर में। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर है ना, एक वर्ष होता है। तो इस एक वर्ष में हम इतनी सारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स करते हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं यानी जर्नल करते हैं। उन ट्रांजेक्शन्स की हम पोस्टिंग करते हैं यानी कि हम लेजर करते हैं, है ना, क्लासिफाइंग। फिर साल जब हमारा खत्म हो जाता है यानी ईयर के एंड पर आकर, तब हम क्या करते हैं, समरी स्टेटमेंट बनाते हैं यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और फिर उस ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है इसका रेलिवेंस होता है ईयर के एंड पर, यानी साल के एंड में, बिल्कुल लास्ट में जाके हम अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ये इसमें बात आपको बताई जा रही है, ठीक है ना। तो चैप्टर इसीलिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सारा प्रोसेस होने के बाद हमारा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक जो मुझे आपके साथ कवर करना है, वो हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो अभी दोबारा से अच्छे से हो जाएगा। और इसके फिर मैं क्विजी क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा, तो तैयार रहना। टॉपिक का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी सिंपल भाषा में बोलें तो खर्चे हैं दोनों, है ना, एक्सपेंडिचर हैं दोनों, खर्चे हैं दोनों, लेकिन खर्चों में भेदभाव कर रखा है। कुछ को हम कह रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ को हम कह रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले पहले मैं बात करूं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हो तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आप कोई रोजमर्रा का खर्चा करते हो, डे टू डे नेचर का खर्चा करते हो, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर की अवधि यानी टाइम पीरियड जो है आमतौर पे लंबा होता है। उसका बेनिफिट आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए मिलता है। आपने मशीन खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा, तो 5-10 साल चलेगा। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उसका बेनिफिट आपको एक ही पीरियड के अंदर खत्म हो जाता है, या माना जाता है 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। इसके अलावा तीसरा, अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। आपने कोई नई मशीन खरीद ली, आपने कोई नया इक्विपमेंट खरीद लिया, तो उससे आपकी पैसा कमाने की क्षमता बढ़ जाती है, प्रोडक्शन की या अर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन रेवेन्यू खर्चे जो होते हैं, छोटे मोटे खर्चे रोजमर्रा के, वो आपको करने पड़ते हैं सिर्फ अपनी अर्निंग को मेंटेन करने के लिए। इसी तरह अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मोटा खर्चा, यानी कि इसमें ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व्ड होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है छोटा खर्चा, तो इसमें कम अमाउंट, आमतौर पे छोटा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। तो ये इस तरह के कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। और देखते हैं और क्या डिफरेंस हो सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तब हम किसे डेबिट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तब हम एसेट को डेबिट करते हैं, यानी कि आपने मशीन खरीदी तो मशीन डेबिट, आपने इक्विपमेंट खरीदा तो इक्विपमेंट डेबिट, है ना। लेकिन जब हम कोई छोटा मोटा खर्चा करते हैं, आपने रेंट पे कर दिया, आपने सैलरी पे कर दी, आपने कुछ और छोटा खर्चा कर दिया, तो फिर उस केस में हम खर्चे को ही डेबिट करते हैं। तो ये हो गया डेबिट का डिफरेंस। इसके बाद रिकॉर्ड कहाँ करना है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है मोटा खर्चा, आपने एसेट खरीदा, तो इसको हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और छोटा खर्चा जो होता है वो आपका रोजमर्रा का खर्चा जो होता है, उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करेंगे, बिकॉज इट इज अ नॉर्मल छोटा खर्चा जिसको एक्सपेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। देखो, आपने लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, फर्नीचर, प्लांट, गुडविल, ये सब जितने भी आप फिक्स्ड एसेट्स सोच सकते हो, वो सब खरीदने को हम कैसे कह देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कुछ छोटे मोटे रोजमर्रा टाइप्स वाले खर्चे। आपने रेंट पे करा, आपने कमीशन पे करा, आपने सैलरी पे करी, आपने वेजेस पे करा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बेसिकली कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मोटा मोटा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह बिल्कुल इसका उल्टा वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब हमको पैसे मिले, लेकिन पैसे मिलने को भी हम दो तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब हो गया
कि हमारे लिए मोटी रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब हो गया हमारे लिए छोटी रिसिप्ट। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। अब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है कि जो हमारी रोजमर्रा की बिजनेस एक्टिविटी करके हमने पैसा कमाया, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन जो हमने मान लो अपना एसेट बेच दिया, कोई ऐसा काम करा जो हमारा मेन काम नहीं है, तो वहां से जब हमने पैसा कोई रिसीव कर लिया तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो जैसे आप एग्जांपल भी देख सकते हो, आपने अपनी कोई मशीन बेच दी, तो ये आपका कोई रोजमर्रा का काम नहीं है, तो इस रिसिप्ट को हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। लेकिन आप अपने गुड्स बेचते हो, आपको कहीं से कमीशन मिलता है, या जो आप डे टू डे नेचर में अपने बिजनेस में मेन काम करते हो, वहां से अगर आपको कोई पैसे मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये बेसिक छोटा सा डिफरेंस होता है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का। मेन चीज, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है उसको हम P&L अकाउंट में शो करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट जो होता है उसको हम बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज में मेनली शो करते हैं। तो ये भी डिफरेंस हमें याद रहेगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आए हैं, अब मैं आपसे पूछूंगा वन बाय वन कि ये एग्जाम्पल्स क्या होंगे, कि क्या ये कैपिटल हैं, क्या ये रेवेन्यू है। ठीक है, तो अब आपको होना है तैयार। चलो तो आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखे हैं अमाउंट स्पेंट ऑन ओवरहॉलिंग अ सेकंड हैंड स्कूटर परचेज्ड। आपने एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा और उस सेकंड हैंड स्कूटर को खरीदने के बाद उसमें ओवरहॉलिंग करी, तो ये खर्चा कैसा खर्चा होगा आपके हिसाब से? आपको बस खाली सी लिखना है या आर लिखना है, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। परफेक्ट, क्योंकि जब भी हम कोई सेकेंड हैंड एसेट खरीदते हैं तो उसी एसेट को खरीदने के टाइम पर जो भी छोटा मोटा खर्चा करते हैं वो भी सब कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। परफेक्ट। दूसरा, अमाउंट पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। आपने नई मशीन को इंस्टॉल करने के लिए कुछ खर्चा करा, तो ये कौन सा खर्चा होता है? वेरी गुड, ये भी होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने मशीन को खरीदा और फिर खर्चा करा। उसके बाद है रिपेयर्स टू मशीनरी। आपके पास मशीन रखी हुई है, उस मशीन को आपने रिपेयर करवाया, यानी कि उसमें कुछ छोटा मोटा अपना काम आपने करवाया। वेरी गुड, तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रोजमर्रा का खर्चा है। उसके बाद नंबर 4, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर ऑफ द ऑफिस। आपने अपने ऑफिस के लिए एसी खरीदा, एसी, तो ये कैसा खर्चा है? वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब आपने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा, आपने एक एसी खरीदा। नेक्स्ट है एनुअल इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ कार। आप अपनी गाड़ी के एनुअल इंश्योरेंस करवाते हो, यानी कि हर साल प्रीमियम देते हो इंश्योरेंस कंपनी को ताकि आपका गाड़ी जो है इंश्योर्ड रहे। वेरी गुड, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये हर साल का खर्चा है, हर साल आपको अपना एनुअल इंश्योरेंस पे करना है। इसके बाद कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। आपने बाहर से मशीन इंपोर्ट करवाई और उसको इंपोर्ट करवाने पर आपने टैक्स दिया, तो ये कौन सा खर्चा है? वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मशीन को आप इंपोर्ट करने के लिए खर्चा टैक्स का पे कर रहे हो। तो परफेक्ट आंसर्स आपने दिए, बहुत बढ़िया। चलो इसी तरह एक और छोटी सी ड्रिल दोबारा कर लेते हैं। कुछ आइटम्स फिर से आए हैं तो आपको बताना है कि भाई वही कैपिटल या रेवेन्यू आइटम इनमें से कौन सा है। तो आइटम है जी, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलिंग अ न्यू मशीनरी। आपने एक नई मशीनरी खरीदी और उसको इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे करे। वेरी गुड, तो सेम लॉजिक है, तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत सही। उसके बाद है अमाउंट पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने बिजली का बिल पे करा, तो बिजली का बिल पे करना किस तरह का खर्चा हो गया, किस तरह का नेचर का हो गया? वेरी गुड, रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि ये रोजमर्रा का खर्चा है। अमाउंट पेड फॉर पेंटिंग द मशीनरी। आपने अपनी मशीनरी को पेंट करवा दिया, पुताई करवा दी, तो ये किस तरह का खर्चा है? वेरी गुड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे कोई कैपेसिटी तो बढ़ नहीं रही, आपने नॉर्मल पेंटिंग करवा दी। रेंट रिसीव्ड, आपको रेंट मिला, तो ये किस तरह का आपका नेचर का रिसिप्ट है? रेंट रिसिप्ट, वेरी गुड, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये हमारे लिए एक नॉर्मल बिजनेस इनकम हो गई। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको ब्याज मिला, यानी कि इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, तो ये किस नेचर का है? वेरी गुड, रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि रेवेन्यू नेचर का है। और कमीशन पेड, आपने कमीशन दिया, आपने किसी को पैसे दिए कमीशन के, तो ये किस नेचर का है? वेरी गुड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू नेचर का है। परफेक्ट, तो बिल्कुल सही आंसर्स दिए। तो इसका मतलब अब आप कैपिटल और रेवेन्यू के डिफरेंसेस को समझना सीख चुके हो। परफेक्ट हो गई बात। अब आते हैं जी सबसे मुद्दे की बात पर, कि रेवेन्यू
नेचर के जितने भी आइटम्स होते हैं उनको हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जो कैपिटल नेचर के आइटम्स होते हैं उनको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं ना। जैसे आप देखते ही हो कि भाई आपने कोई एसेट खरीदा तो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन अगर आप कोई छोटा मोटा खर्चा करते हो, रेवेन्यू खर्चा करते हो, तो ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में वो जाएगा। तो इस बात का बस आपको मेनली ध्यान रखना है। तो सभी कैपिटल आइटम्स बैलेंस शीट में और सभी रेवेन्यू आइटम्स ट्रेडिंग पीएनएल में। ठीक है सर। उसके बाद जी ट्रायल बैलेंस, आपको पता ही है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें सारे डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम दिया होता है वो हमेशा एक ही जगह पोस्ट होता है, और डेबिट का आइटम डेबिट में पोस्ट होता है, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में पोस्ट होता है। तो एक बार इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखना, छोटा सा एक डेमो ले रहे हैं। डेबिट का मतलब आप समझ लो सफेद रंग का घर, क्रेडिट का मतलब आप समझ लो पीले रंग का घर। तो बहुत सारे आइटम्स होंगे, कुछ डेबिट में कुछ क्रेडिट में। तो डेबिट के जितने भी आइटम्स होंगे वो कहीं ना कहीं, यानी सफेद रंग के जितने भी आइटम्स होंगे वो कहीं ना कहीं सफेद रंग के घर में जाएंगे, यानी कि या तो वो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे या वो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएंगे, क्योंकि वो भी डेबिट ही होती है ना। तो डेबिट का सारा आइटम कहाँ पोस्ट होगा? डेबिट में। इसी प्रकार पीले रंग वाले आइटम यानी क्रेडिट वाले सारे के सारे आइटम्स वो कहाँ पोस्ट होंगे? क्रेडिट में, यानी वो पीले घर में जाएंगे। पीला घर कौन सा? या तो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड या फिर लाइबिलिटी साइड। तो सिंपल सी आपको वो ऊपर वाली अंग्रेजी याद रखनी है कि ट्रायल बैलेंस का हर आइटम एक ही जगह पोस्ट होगा, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। डेबिट मतलब पीला वाला घर, सफेद वाला घर, और क्रेडिट मतलब पीला वाला घर। तो सफेद जाएगा सफेद में, पीला जाएगा पीले में। सिंपल। तो देखो यही बात आपको बता रहा है। और अगले चैप्टर की बेस नीचे लिखी हुई है। ट्रायल बैलेंस के बाहर जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रियां होती हैं वो दो जगह पोस्ट की जाती हैं। वो आपको अगले चैप्टर में वैसे सिखाएंगे, तो इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सर कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं? तो आप जानते हो जी, 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल, रियल और पर्सनल। तो आप उसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं वो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के अंदर लाई कर रहे होते हैं, और रियल और पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं वो आमतौर पे बैलेंस शीट के अंदर लाई कर रहे होते हैं। तो ये भी एक नजरिया है जो आपको पता होना चाहिए। अब सर सवाल आता है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या है? तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर का रूल याद करो जो आपने शुरू में पढ़ा था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो उसी नियम के हिसाब से हम अपना ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। डेबिट में नुकसान लिखते हैं, खर्चे लिखते हैं, और क्रेडिट में फायदा लिखते हैं या इनकम्स लिखते हैं। तो ये भी हमको बात पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम क्लियर या मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से टाइप्स की बात करें तो एसेट हो गया या एक्सपेंस हो गया या लाइबिलिटी हो गई या कैपिटल हो गया या इनकम रेवेन्यू हो गया। तो सिंपल सी बात है, एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंसेस होते हैं, कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम्स हमारे क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो जो भी हमारे डेबिट हैं वो डेबिट में और क्रेडिट हैं तो क्रेडिट में, वहाँ पे जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेट करता है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके एक चीज आएगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके कुछ चीज आएंगी, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहले बेसिक मीनिंग आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि भाई आपने कुछ गुड्स खरीदे और उन गुड्स से रिलेटेड आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो जो डायरेक्टली उन्हीं गुड्स से संबंधित है ना, तो उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोल देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ ऐसे होते हैं जो आप प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते। अभी उदाहरण भी मैं इसके दूंगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, जैसे वेजेस या कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है सामान जो है जो फैक्ट्री के अंदर आता है तो हम कुछ पैसे देते हैं। तो मतलब जब हम कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी हमारे फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, उन मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री वाले खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से पुकारा जाता है। तो आप थोड़ा सा अपने माइंड में इमेज लेके चलना, मैं आगे दिखाऊंगा भी कि अगर कोई फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा हो रहा है तो वो सब डायरेक्ट होते हैं। लेकिन आप जब फैक्ट्री से बाहर आ गए, आपका प्रोडक्ट अब शोरूम जाने वाला है, यानी अब आप ऑफिस में बैठे हो, तो ऑफिस के खर्चे जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा या ऑफिस का खर्चा, तो इस तरह के खर्चे जब आप ऑफिस में आ जाते हो तो उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे आपने सैलरी पे करी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पे करा, सामान बाहर जा रहा है, कैरेज आउटवर्ड पे करा, ये सब है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। अब इसी से हमारी आगे की कहानी देखो कैसे चलती है। जब हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सभी प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर चित्र में फैक्ट्री बनाई है ताकि आपके माइंड में पिक्चर बने
कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब फैक्ट्री वाले खर्चे। आप सिंपल ये सोचो कि ये खर्चा फैक्ट्री का है तो इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, और सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखते हैं, तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। इसी तरह अब ट्रेडिंग अकाउंट का अगर आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस करूं तो सबसे पहला फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है आपको याद होना चाहिए जिन बच्चों ने पढ़ लिया। डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम्स आते हैं? डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए देखो, और क्रेडिट साइड में सेल्स आ गया और क्लोजिंग स्टॉक आ गए। तो 5 आइटम्स कुल मिलाकर इसमें आते हैं। फिर आप उसके बाद टोटल कर देते हो, क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है तो बैलेंस डेबिट में बचता है जिसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा हो तो बैलेंस क्रेडिट में बचता है जिसको ग्रॉस लॉस कहते हैं, हालांकि वो कम होता है। अब COGS करके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए आप एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको एक छोटे से डेमो से बता देता हूँ। तो हमने यहाँ पे डेमो में एक ट्रेडिंग अकाउंट ले रखा है, ऐसी मनगढ़ंत सा। तो उस ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आप देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ लो डेबिट वालों को, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को हटा दो यानी माइनस कर दो, तो आपको COGS का फॉर्मूला मिल जाता है। तो COGS का फॉर्मूला क्या बन गया देखो, उन तीनों को जोड़कर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। या दूसरा फॉर्मूला क्या है, उधर देखो सेल्स लिखी हुई है क्रेडिट साइड में और इधर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है डेबिट साइड में। तो अगर आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हो तो भी आपको COGS का फॉर्मूला पता लग जाता है। तो आपको एग्जाम के लिए मेनली इसको याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला आपका बन गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा फॉर्मूला आपका बन गया सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से आप COGS निकाल सकते हो, आंसर आपका सेम आ जाएगा, है ना। तो ये छोटा सा 1 नंबरी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। अब आते हैं P&L अकाउंट पर, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। तो इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। इसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सारी चीजें जो है वो हमें लिखनी होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे चित्र में थोड़ा ऑफिस का लुक दिया है। तो फैक्ट्री वाला खर्चा होगा तो ध्यान रखना है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। लेकिन अगर ऐसा ऑफिस वाला कोई खर्चा होगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो वो P&L अकाउंट में लिखा जाता है। बाकी इसमें फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम्स। अब उसके बाद देखो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने बहुत जरूरी हैं। जब हम सामान खरीदते हैं तो सामान अंदर आता है, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज। तो सामान आप कहाँ खरीदते हो? फैक्ट्री में ऊपर। लेकिन जब आप सामान को बेचने के लिए बाहर जाते हो तो सामान बाहर जाता है, उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड यानी कैरेज ऑन सेल्स। तो बेचते कहाँ से हो? अपने शोरूम से, है ना। तो कैरेज इनवर्ड जो है वो फैक्ट्री के अंदर होता है, इसीलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है और इसीलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। जबकि कैरेज आउटवर्ड जो है वो ऑफिस में होता है, इसीलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसीलिए वो P&L अकाउंट में आता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है जो यहाँ पे चित्र में दे रखा है। कैरेज इनवर्ड अलग चीज होती है, कैरेज आउटवर्ड अलग चीज होती है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कैरेज आउटवर्ड P&L अकाउंट में आएगा। ठीक है सर, ओके। उसके बाद जी रिमेंबर, 4 टर्म्स हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप इनके अपने हाथों पर टैटू वैटू करवा लेना ताकि कभी भूलो नहीं। एक होता है रिटर्न इनवर्ड, एक होता है रिटर्न आउटवर्ड, एक होता है कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज आउटवर्ड। इसमें कंफ्यूजन कई बार बच्चों को हो जाती है, लेकिन आप होशियार हो, आपको नहीं होगी। 1 बाय 1 सबके मीनिंग बता देते हैं। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, सिंपल। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, सिंपल। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है सामान अंदर आ रहा है यानी कैरेज ऑन परचेज। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है सामान बाहर जा रहा है यानी कैरेज ऑन सेल्स। ये तो हो गए मतलब। इनके ट्रीटमेंट सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस करते हैं, कैरेज ऑन परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट है, और कैरेज ऑन सेल्स को P&L अकाउंट में लिखते हैं क्योंकि वो इनडायरेक्ट है। तो ये जो पन्ना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो पॉइंट है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें वेजेस और सैलरीज को लेकर कई बार एग्जाम में जो कंफ्यूजन होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में दे सकता है। क्या पता खाली वेजेस लिख के दे दे, क्या पता वेजेस एंड सैलरी लिख के दे दे, क्या पता खाली सैलरी लिख के दे दे, और क्या पता सैलरीज एंड वेजेस लिख के दे दे। आपको सिर्फ पहला टर्म पढ़ना है, पहला अक्षर पढ़ना है। अगर वो आपको वेजेस नजर आ रहा है तो समझ जाओ फैक्ट्री, तो दिमाग में फैक्ट्री बना लो। और अगर वो सैलरी नजर आ रहा है, पहला अक्षर, बस पहला पढ़ना है, दूसरा नहीं, पहला पढ़ना है।
पहला अक्षर आपने पढ़ा सैलरी, तो दिमाग में ऑफिस बना लो। तो क्या सोचा, पहला अक्षर वेजेस तो दिमाग में बन गई फैक्ट्री, पहला अक्षर ऑफिस सैलरी तो दिमाग में बन गया ऑफिस। अब क्या सिखाया था, फैक्ट्री का मतलब डायरेक्ट है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, और ऑफिस का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट है तो कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। सिंपल, सबसे सिंपल, कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका। तो पहला वेजेस होगा तो फैक्ट्री बना लो दिमाग में, सैलरी होगा तो ऑफिस बना लो दिमाग में। ठीक है, सिंपल हो गई कहानी। उसके बाद जी नेट परचेज क्या होता है, कई बच्चों को इसमें भी डाउट होता है। तो नेट परचेज का मतलब होता है ग्रॉस या टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया। इसी प्रकार नेट सेल्स क्या होती है, तो नेट सेल्स का मतलब होता है ग्रॉस सेल्स या टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया। तो ये सिंपल से फॉर्मूले हैं। अब एक स्पेशल फॉर्मूला है एडजस्टेड परचेज का, कि एडजस्टेड परचेज क्या होती है, इसको अच्छे से लर्न करके जाना, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एडजस्टेड परचेज होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये एक छोटे से फॉर्मूले हैं जो मैं मानता हूं आपको आते होंगे। अब आता है जी इसके बाद अगला टॉपिक हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक टर्मिनोलॉजी है जिसका एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हालांकि इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं कवर कर दूंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि भाई आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग गतिविधियों से आप क्या मुनाफा कमा रहे हो, है ना। इसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग गतिविधि नहीं आती। तो अपने माइंड में क्लियर करके चलना कि भाई मान लो अगर मैं हूं, मैंने कोई लॉटरी इनकम जीत ली, या मैंने कोई लॉटरी की टिकट खरीदने का खर्चा करा, ये मेरे लिए कोई मेरा मेन बिजनेस ऑपरेशन नहीं है। तो मैं ऐसी गतिविधियों को नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहता हूँ। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरे लिए क्या है, कि मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, मैंने बच्चों के लिए ट्यूशन क्लासेस अरेंज करी, मुझे ट्यूशन की फीस रिसीव हुई, ये सब मेरा मेन बिजनेस इनकम जो है, ये मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसी तरह मान लो कोई फर्नीचर डीलर है, उसके शोरूम में उसने फर्नीचर बेचा, उसने लकड़ियां खरीदी, उसने टेबल चेयर्स बना बना के बेचा, वो उसका मेन काम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर मान लो फर्नीचर डीलर ने किसी दिन गया और उसने कुछ और मशीन बेच दी अपनी ऐसी इत्तेफाक से, या उसने कोई लॉटरी की टिकट खरीद ली और उसको लॉटरी लग गई, इनकम हो गया, या कहीं से उसको मकान बेच के पैसे मिल गए, ये उसका मेन काम नहीं है। तो इन सब गतिविधियों को नॉन ऑपरेटिंग कहते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है आपने ऑपरेटिंग गतिविधि से क्या कमाया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। अब इसका फॉर्मूला, सर एक फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है सर अगर ये याद ना रहे तो आप दूसरा भी याद रख सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सीओजीएस, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा ग्रॉस प्रॉफिट को, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एक फॉर्मूला ये इस फॉर्म में भी बन सकता है, लेकिन एग्जाम के लिए याद रखना है। अब सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं, तो इन दोनों को इकट्ठा करके ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सर आपको तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। 1 नंबर में वो आपसे तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, वो फिगर्स देगा और आपको कहेगा कैलकुलेट कर दो। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक छोटा सा डेमो लिया है। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक पीएनएल अकाउंट है। तो आपको ये तो पता ही है कि भाई हम ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और उसके बाद हमारा एक ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन अगर आप COGS का फॉर्मूला याद करो जो अभी सिखाया था, कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास COGS आ जाएगा। उसके बाद COGS में अगर आप ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ दोगे तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगी, जो इसका फॉर्मूला होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट में से इन्हें माइनस करना है, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बस आप फॉर्मूला याद रखना और आपको अपने आप सब कुछ गिवन होगा। ठीक है सर। उसके बाद सर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के बारे में मुझे नहीं लगता किसी को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। बैलेंस शीट आप भली भांति जानते हो। बैलेंस शीट का मतलब है जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। लाइबिलिटीज़ का मतलब हो गया हमारी देनदारी, एक तरह से हमारा बर्डन, हमारे सर पे बोझ। और एसेट्स का मतलब हो गया हम जिन चीज़ों को ओन करते हैं, हमारे रिसोर्सेज। सिंपल। तो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, तो इसी से बन जाती है बैलेंस शीट। बाकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सब बच्चों को पता ही होगा। लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज लिखते हैं, राइट साइड पे एसेट्स लिखते हैं। तरह तरह के एसेट्स होते हैं, तरह तरह की लाइबिलिटीज होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बेसिक हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। करंट एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। इसी तरह लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, कैपिटल होता है। तो ये कुल मिलाकर आपकी बन जाती है बैलेंस शीट।
लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई आप फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करते हो। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएनएल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनती है। तो ये फ्लो होता है। तो ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट पहले बन गई या बैलेंस शीट ऊपर बन गई। ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और फिर बैलेंस शीट बनेगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाना शुरू करते हो तो देखो सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है। वो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद आप पीएनएल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हो, तो उससे आपको नेट प्रॉफिट पता लग जाता है। नेट प्रॉफिट को हम अपने कैपिटल में जोड़ देते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी कैपिटल है उसमें नेट प्रॉफिट जुड़ने के बाद और बची कुची लाइबिलिटीज और एसेट्स लिखने के बाद बैलेंस शीट टैली कर जाती है। सिंपल। अब बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। तो इसको एग्जाम के लिए आप इंपॉर्टेंट समझना थ्योरी के लिए। ग्रुपिंग किसे कहते हैं? भाई आप स्कूल की पिकनिक में जाते हो तो कई बार टीचर्स आपके ग्रुप्स बना देते हैं ना, 5 बच्चे उधर, 5 बच्चे उस ग्रुप में, 5 बच्चे उस ग्रुप में, तो ग्रुपिंग हो गई। तो इसी तरह बैलेंस शीट में भी आइटम्स की ग्रुपिंग कर दी जाती है। सर एक बार दिखाओ हमें ग्रुपिंग। दिखाता हूँ। तो आप ये बैलेंस शीट देखो जरा। अब इस बैलेंस शीट में मैंने ग्रुप्स बना दिए। एसेट साइड में देखो, एक ग्रुप का नाम है करंट एसेट्स। तो इसमें साहब सारी करंट एसेट्स इकट्ठे होंगे, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, मतलब इन सब का नेचर एक जैसा है, तो इनको मैंने करंट एसेट्स में डाल दिया। इसी तरह करंट लाइबिलिटी, ये ग्रुप बना दिया, तो सारी करंट लाइबिलिटियां इस हेडिंग के अंदर आ गई। इसी तरह नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटियां, तो ये ग्रुपिंग हो गई। ग्रुपिंग का मतलब एक मेन हेडिंग है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स हैं, तो दैट इज नोन एज ग्रुपिंग। ठीक है सर। सर मार्शलिंग क्या होती है? तो मार्शलिंग भाई साहब बहुत ही कमाल की चीज होती है। मार्शलिंग का मतलब होता है कि हम बैलेंस शीट के एसेट्स के आइटम्स को मेनली किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट करते हैं। ऐसा नहीं कि जहां पे जो मन करा लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट करते हैं। अब वो ऑर्डर या तो लिक्विडिटी के हिसाब से हो सकता है या परमानेंस के हिसाब से हो सकता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कौन सी चीज कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके बैंक में पैसे हैं, दूसरा आपकी फैक्ट्री में मशीन है, बताओ दोनों में से ज्यादा लिक्विड क्या है? हाँ वेरी गुड, तो इसका मतलब सब बच्चे मेरे साथ हैं। ओके ठीक है, सब सही, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सब बच्चे मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं। तो बैंक में जो पैसे हैं वो ज्यादा लिक्विड है, तो बस इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। और परमानेंस का मतलब होता है इसका उल्टा। अगर मैं यही पूछता कि बैंक में आपके पास पैसे हैं और आपकी फैक्ट्री में मशीन है, तो ज्यादा परमानेंट क्या, तो आप कहते मशीनरी। तो लिक्विडिटी का मतलब जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए और परमानेंस मतलब उसका उल्टा। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं बैलेंस शीट को दिखाने के। या तो हम लिक्विडिटी के ऑर्डर में दिखा सकते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर सबसे ज्यादा लिक्विड वाला एसेट दिखाएंगे और सबसे नीचे परमानेंट वाला। और या फिर इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस दिखा सकते हैं, उसमें सबसे ऊपर सबसे परमानेंट वाला और सबसे नीचे लिक्विड वाला। डेमो देख लेते हैं ना, ऐसे ओरली समझ नहीं आएगा। तो अगर आप इस वाली बैलेंस शीट को देखो तो एसेट साइड में सबसे ऊपर जो एसेट्स लिखे हुए हैं वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, कैश, बैंक, डेटर, बीआर। और जितना आप नीचे आते रहोगे उतना सबसे कम लिक्विड या कह लो परमानेंट एसेट लिखे हुए हैं। लास्ट में लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बाजार में बेचने निकलो, कोई खरीदेगा ही नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह के ऑर्डर को कहते हैं जी लिक्विडिटी का ऑर्डर। और इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ोगे, यानी सबसे ऊपर आपने लिख दिया, टॉप में लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर, उसके बाद लिखा हुआ है मान लो ट्रेडमार्क, और सबसे नीचे लिखा हुआ है कैश, तो उसको बोल देंगे परमानेंस का ऑर्डर। मतलब इसी को उल्टा कर देना तो वो आपका परमानेंस का ऑर्डर बन जाएगा। अब इसके बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको रट लेना, मुझे नहीं पता क्या करना है, जो मर्जी करो। अगर एग्जाम में आपको दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, या अगर एग्जाम में आपको दे रखा है इनकम टैक्स, तो इन दोनों को कृपा करके याद करके जाना कि इनकम टैक्स जो होता है वो एक तरह से हमेशा प्रोपराइटर का अपना होता है। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बिजनेस का थोड़ी ना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, वो भी प्रोपराइटर का अपना होता है। तो इन दोनों चीजों को हमेशा 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 आपको ड्राइंग्स की तरह कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि आप इन्हें कैपिटल में से डिडक्ट कर दोगे। इस बात का ध्यान रखना है, 1 नंबर में पूछ भी सकता है। तो इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो कैपिटल में से क्या करना है, इनको माइनस करना है। सिंपल। चलो इसके बाद सेल्स में से नेट प्रॉफिट को निकालने का तरीका जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई देखो, सेल्स है मान लो 100 रुपए की, उसके बाद COGS है मान लो
40 रुपए का। तो बताओ सेल्स में से COGS माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताओ। ठीक है, वेरी गुड। 60 उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेल्स में से COGS को माइनस कर दिया तो क्या बचा, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद सर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, सोचो, अभी सिखाया था। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया तो बचेगा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अगर मान लो मैं कोई मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वगैरह हैं या कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो उन्हें हटा दूंगा तो फिर जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो होता है वो सबसे एंड में निकलता है, सबसे आखिरी में निकलता है ना। और फिर से रिवीजन के लिए बता देता हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और COGS दोनों को अगर हम जोड़ दें, इनको सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और COGS को अगर हम जोड़ दें तो उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है ना, तो इसीलिए फॉर्मूला याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रख लेनी। तो ये था बच्चों पूरा कंप्लीट डिस्कशन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट का, जिसमें मैंने कोशिश करी थी कि सारे कंफ्यूजन वाले और सारे इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को कवर कर सकूं। बच्चों आज हम करेंगे डिस्कस आपके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे क्लास 11th अकाउंटेंसी का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। और इसके अंदर मैं सारी एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी सबसे पहली एडजस्टमेंट जो है वो उसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जो सामान हम बेच नहीं पाए और जो सामान हमारे गोदाम में बचा रह गया, ठीक है, इसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का एक रूल होता है, पहले तो हमें वो ध्यान रखना पड़ता है। वो रूल ये होता है कि क्लोजिंग स्टॉक का जो भी कॉस्ट होता है या क्लोजिंग स्टॉक की जो भी मार्केट प्राइस होती है, हमें दोनों में से जो लोअर वैल्यू होती है वो लेनी पड़ती है। तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर हमें दो वैल्यूज दे देगा, एक कॉस्ट प्राइस दे देगा या एक मार्केट प्राइस दे देगा। मार्केट प्राइस को नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं। तो हमको दोनों में से जो छोटी वैल्यू होती है उसको लेना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पर कि क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट हमको कैसे करना है। तो अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दे रखा है, एडजस्टमेंट का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, तो उस केस में हमको अलग तरह से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अगर हमको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो उस केस में फिर हमको अलग तरह से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हमको दोनों केसेस आने चाहिए। तो अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर यानी कि एडजस्टमेंट में दे रखा है तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखोगे और दूसरा इसको आप बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखोगे। तो दो जगह ये रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर अपीयर होगा तो फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना, फिर आपको उसको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड पर ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट को डील कर लेंगे। तो चाहे वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी हो तो दो जगह लिखना है और अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी हो तो खाली एक ही जगह एसेट साइड पे लिखना है। ठीक है ना। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं ताकि आगे की एडजस्टमेंट्स की आपकी भूमिका और स्ट्रांग हो जाए। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ रखा था। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम अपने एक अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि उस अकाउंटिंग ईयर का खर्चा क्या है या उस अकाउंटिंग ईयर की इनकम क्या है। इररिस्पेक्टिव कि हमने पैसे दिए हैं या पैसे हमें मिले हैं, तो हमको पैसा कैश में नहीं देखना, हमको ये देखना है कि क्या वो हमारी इनकम है या क्या वो हमारा एक्सपेंस है। उसको हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना। तो अब देखो, जैसे मान लो हमने कोई एक्सपेंस पे करा, पूरे साल 10 महीने तक पे करा और 2 महीने का पे नहीं करा, तो हम उस 2 महीने को बोल देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसी प्रकार कई बार हम एक्सपेंस पे कर देते हैं 14 महीने का, 15 महीने का, मतलब कि हमने इस साल के 12 महीने का तो पे करा ही करा और अगले साल के भी 2-3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो हम उस एक्स्ट्रा को बोल देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसी प्रकार अगर इनकम की बात करूं, कुछ इनकम मान लो हमें रिसीव हुई, 10 महीने की इनकम रिसीव हो गई और 2 महीने की इनकम रिसीव नहीं हुई, तो हम उस 2 महीने की इनकम को बोल देते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। इसी तरह हो सकता है हमें इनकम रिसीव हो गई 15 महीने की, 16 महीने की, यानी कि 12 महीने की तो हुई इस साल की और अगले साल की भी 2-3 महीने की हमें एडवांस में रिसीव हो गई, तो हम उसको बोल सकते हैं प्री रिसीव्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो हमारा क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है, वो फोकस करता है कि हमारे करंट ईयर की इनकम या करंट ईयर का एक्सपेंस क्या है ना। तो हमारी एडजस्टमेंट उसी के हिसाब से चलती है।
तो हमको सिर्फ ये लेना है कि हमारे करंट ईयर का एक्सपेंस या करंट ईयर की इनकम क्या है। जो आगे के साल के एक्सपेंस या आगे के साल की इनकम है उससे मुझे मतलब नहीं है ना। तो अगली जो 4 एडजस्टमेंट्स होती हैं बेसिकली वो इन्हीं से, इसी कॉन्सेप्ट से लिंक कर रही होती हैं। अब जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है कि आपने 10 महीने का एक्सपेंस फॉर एग्जांपल पे कर दिया और 2 महीने का आपने लेकिन पे नहीं करा, तो वो बिलोंग तो इसी साल से कर रहा है तो वो एक्सपेंस इसी साल का, तो इसीलिए हम उसको अपना खर्चा मानते हैं। हम कहते हैं यस ये हमारा इस साल का खर्चा है। तो इस एडजस्टमेंट को कैसे डील करना है हमको, हमारा जो भी एक्सपेंस दे रखा होगा हम उस एक्सपेंस में उसको जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, और इसको बैलेंस शीट के अंदर हम लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम एक्सपेंस ड्यू के नाम से भी जानते हैं। अब अगर मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे हैं, यानी कि ऑलरेडी वो एडजस्टेड है, तो उस केस में सिर्फ हमको बैलेंस शीट में ही उसको लिखना पड़ेगा, यानी वो फिर एक ही जगह लिखे जाएंगे, फिर उसको हम अपने एक्सपेंस के अंदर, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो उस केस में वो सिर्फ खाली बैलेंस शीट में ही ट्रांसफर किया जाएगा अगर वो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है। अब जो दूसरी मेन एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंस की, इसका मतलब क्या है कि आपने इस साल कोई एक्सपेंस पे करा और आपने उसमें 2-3 महीने अगले साल के भी पे कर दिए, तो यानी आपने आज कोई एक्सपेंस पे कर दिया 12 से ज़्यादा यानी 14, 15 या 16 महीनों के लिए, तो क्या जो आपने एक्स्ट्रा अगले साल के लिए एक्सपेंस पे करा क्या वो हमारे इस साल से बिलोंग करता है? अगर हम ये क्वेश्चन पूछें तो उसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि अगर हम कोई पैसे अगले साल के लिए पे कर रहे हैं तो वो हमारे इस साल के पैसे में काउंट नहीं होना चाहिए, वो हमारा इस साल का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम इस एडजस्टमेंट को कैसे डील करते हैं, हम इस एडजस्टमेंट को प्रीपेड एक्सपेंस वाली को रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में से डिडक्ट कर देते हैं। मतलब हम कहते हैं ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है तो उसको माइनस कर देते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आपने पैसे पहले दे दिए तो इसको हम बैलेंस शीट के अंदर अपने एसेट साइड में अलग से शो करते हैं। तो ये तो हो गई एडजस्टमेंट। अब अगर प्रीपेड एक्सपेंस हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखा है ना, तो दैट मीन्स फिर वो हमारी एडजस्टमेंट की तरह डील नहीं होगा, फिर उसको हम एक ही जगह ट्रांसफर करेंगे, यानी फिर वो सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड पर ही हमको लिखना पड़ेगा, तो वो फिर एक ही जगह जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। फिर आता है इसी तरह एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब कि हमें इनकम मिली, मान लो 10 महीने की मिल गई, ठीक है, लेकिन 2 महीने की इनकम मान लो हमें अभी तक नहीं मिली, तो फिर से क्वेश्चन ये आता है कि 10 महीने की इनकम तो मुझे मिल गई, 2 महीने की मिली नहीं, पर क्या वो इस साल से बिलोंग करती है, क्या वो हमारे इस साल की इनकम से बिलोंग करती है? तो आंसर है यस, करती है। तो इसीलिए जब हम एक्रूड इनकम एडजस्टमेंट को डील करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रिस्पेक्टिव इनकम के अंदर इस एक्रूड इनकम को जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये इनकम हमारे इस साल से ही बिलोंग करती है, और क्योंकि ये हमें मिलनी चाहिए पर अभी तक मिली नहीं, तो इसको हम अपने बैलेंस शीट के अंदर एक एसेट की तरह शो करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक एसेट भी है। तो ये हो गई एडजस्टमेंट। सेम कहानी, अगर इसको हमें उसने ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होगा, यानी कि वो एक एडजस्टमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो फिर वो एक ही जगह हम पोस्ट करेंगे, कहाँ पर, सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। तो ये बात याद रखनी है। तो ये हो गया आपका एक्रूड इनकम। इसी तरह अगली है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब हमको पैसे एडवांस में मिल गए। तो फॉर एग्जांपल हमें इस साल इनकम मिली और हमें 14 महीने की या 15 महीने की इनकम इकट्ठे इस साल मिल गई, तो क्वेश्चन ये आता है कि जो 2-3 महीने अगले साल की इनकम हमें मिली है क्या वो इस साल से बिलोंग करती है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि अगले साल की 2-3 महीनों की इनकम हमारे इस साल की इनकम से बिलोंग नहीं करती। तो इसीलिए जब हम इस एडजस्टमेंट को डील करते हैं, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को डील करते हैं, तो हम अपने रेस्पेक्टिव इनकम में से इस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को डिडक्ट कर देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं। और क्योंकि ये हमें एडवांस में मिली तो इसीलिए इसको हम बैलेंस शीट के अंदर एक लाइबिलिटी की तरह प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। फिर वही चीज़, इसको प्री रिसीव्ड इनकम भी कह देते हैं, इसको अनअर्न्ड इनकम भी कह देते हैं, इसको अनएक्रूड इनकम भी कह देते हैं। और अगर ये हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है, यानी ये एडजस्टमेंट की तरह नहीं दे रखी, तो फिर ये एक ही जगह पोस्ट होगी हमारे बैलेंस शीट के अंदर, सिर्फ लाइबिलिटी साइड में। दैट्स इट। तो यहाँ तक जो है बेसिकली हमारी टॉप 5 एडजस्टमेंट्स कवर हो जाती हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लेकर, एक्सपेंसेस को लेकर 2 और इनकम्स को लेकर 2। अब इसके बाद है अगली एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन की। तो डेप्रीसिएशन का मतलब तो हमको पता ही है कि हमारे एसेट की वैल्यू में कुछ गिरावट हो जाती है।
तो ये एडजस्टमेंट को हम कैसे डील करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये हमारा एक्सपेंस होता है, तो इसीलिए इसको हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करते हैं। और हमारे एसेट की वैल्यू में गिरावट हो गई, तो इसीलिए हम इसको रिस्पेक्टिव एसेट में से माइनस करके शो कर देते हैं। तो दो जगह ये हमारा एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाता है। अब अगर ये भी हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखा है, यानी कि फिर ये एडजस्टमेंट की तरह नहीं दे रखा, तो फिर ये हम सिर्फ एक ही जगह डील करते हैं, यानी कि तब हम इसको सिर्फ P&L अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख देंगे। तो एक ही जगह तब ये P&L अकाउंट में ही लिखा जाएगा, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो। अब एक बड़ा ही इसमें इंटरेस्टिंग 1 नंबर का क्वेश्चन है, वाइवा में पूछ सकता है या आपको वैसे पूछ सकता है कि डेप्रीसिएशन जो होता है वो किस तरह का एक्सपेंडिचर होता है। तो इसमें आपको कीवर्ड जो याद रखना है वो है नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। मतलब कि इसमें आपकी जेब से कोई पैसे नहीं निकलते। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को 100 रुपए निकाल के दिए, ये मेरा कैश का खर्चा नहीं है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन कैश। नॉन कैश का मतलब आपकी जेब से पैसे नहीं निकल रहे, सिर्फ आपकी एसेट की वैल्यू में गिरावट आ रही है। तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है नॉन कैश। मतलब नकद नहीं है इसमें, लेकिन ये सिर्फ एक नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस के लिए जरूरी खर्चा है। बिजनेस होगा तो एसेट यूज होगा, एसेट यूज होगा तो डेप्रिसिएशन होगा। तो इसलिए इसके नाम को याद रखना, 1 नंबर में कीवर्ड है नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो। इसके अलावा फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बैड डेट्स को लेकर या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को लेकर। तो इसके बारे में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस समझ लेते हैं कि क्या होती है। तो अगर हम बैड डेट्स की बात करें तो इस एडजस्टमेंट को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट को डेबिट करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक नुकसान है। फिर बैड डेट अगर हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसके अलावा कुछ बैड डेट्स हमें एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं, जिसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स। उन्हें हम उसी बैड डेट्स के अंदर जोड़ लेते हैं, ये हमें एडजस्टमेंट में गिवन होगा। अब अगर हमें कोई प्रोविजन भी दे रखा है फॉर डाउटफुल डेट्स, तो हम न्यू प्रोविजन को कैलकुलेट करके उसको भी इसी में जोड़ लेते हैं, और ये भी हमें एडजस्टमेंट में दे रखा होगा। और हो सकता है हमें कोई पहले से प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा हो, यानी कि ओल्ड प्रोविजन, तो उस ट्रायल बैलेंस वाले प्रोविजन को हम डिडक्ट कर देते हैं। तो ये सेम एक फॉर्मूला आपको भी वैसे लेक्चर में लिखवा रखा है। तो ये आपका P&L अकाउंट के अंदर इस तरह से फॉर्मेट बन जाता है, और इसके फाइनल आंसर को सॉल्व करके आप बाहर लिख देते हो। अब बात आती है इन चीज़ों को बैलेंस शीट में कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। तो हम बैलेंस शीट में जो हमारे डेटर्स की वैल्यू होती है उसमें से हम डिडक्ट करते हैं फर्दर बैड डेट्स, यानी एडजस्टमेंट वाला पॉइंट, और हम डिडक्ट करते हैं न्यू प्रोविजन जो हमने एडजस्टमेंट वाला प्रोविजन निकाल रखा है, और फिर फाइनल वैल्यू डेटर्स की बाहर लिख देते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे ज्यादा जो बच्चे कई बार भूल जाते हैं वो ये कि जब हम न्यू प्रोविजन को कैलकुलेट करते हैं तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने डेटर्स की वैल्यू में से पहले फर्दर बैड डेट्स को माइनस करोगे, यानी कि एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स को माइनस करोगे, और फिर उसके बाद जो भी परसेंट दे रखी होगी उन्हें कैलकुलेट करोगे। तो ये पूरा पेज जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का दोनों का ट्रीटमेंट आना चाहिए। अब एक छोटा सा एडजस्टमेंट इसी से रिलेटेड जो है वो है प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये एडजस्टमेंट में दे रखा है तो इसको कैसे डील करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको डेबिट साइड पर निकाल के लिख दोगे, क्योंकि हमारे लिए ये एक तरह से खर्चा है, हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यानी कि हमारे लिए नुकसान हो रहा है, और इसको डेटर्स की वैल्यू में से हम डिडक्शन के तौर पे शो कर देते हैं। तो इसमें बस एक चीज इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखनी है कि जब आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो बड़े ध्यान से देखना, आपको डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट्स भी माइनस करने पड़ेंगे, और उसमें से नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी माइनस करना पड़ेगा। जो बचेगी वैल्यू उसी का फिर आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। तो ये चीज इसमें छोटी सी इंपॉर्टेंट है, इसकी कैलकुलेशन। बाकी ट्रीटमेंट सिंपल है, P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर और डेटर्स की वैल्यू में से माइनस कर देंगे। अब एक छोटा सा एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो हो सकता है आपको ये एडजस्टमेंट दे दे, चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी अगर दे दे तो कैसे करना है। इस केस में आपको अपने क्रेडिटर्स की वैल्यू जो दे रखी होगी उसका जो भी परसेंट प्रोविजन बोलेगा वो कैलकुलेट करना है, और क्रेडिटर्स पर जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, यानी कि अब हमें क्रेडिटर को कम पैसे देने पड़ेंगे, तो ये हमारा फायदा हो गया। तो इसीलिए इसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर शो करते हैं, बिकॉज इट इज आवर फायदा, और इसको बैलेंस शीट में हम अपने क्रेडिटर्स की वैल्यू में से एक डिडक्शन के तौर पे शो कर देते। तो इन केस अगर ये एडजस्टमेंट भी पूछ ले तो आपको सॉल्व करना
आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पर, गुड्स गिवन एज चैरिटी। भाई आपने कुछ गुड्स जो है अपना सामान चैरिटी के तौर पे दे दिया, तो इस एडजस्टमेंट को कैसे डील करना है। अब गुड्स जब हम खरीदते हैं तो हम उसको परचेज दिखाते हैं, तो जब भी हम कोई गुड्स चैरिटी के तौर पे देते हैं तो उन गुड्स को परचेजेस की वैल्यू में से डिडक्ट करके शो कर देते हैं, यानी वो गुड्स हमने दे दिए चैरिटी में। अब किसी को चैरिटी देना मतलब फॉर्म के लिए, बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, तो इसीलिए उस चैरिटी को हम अपने P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर शो करते हैं। तो इस एडजस्टमेंट को जब हम कर रहे होते हैं तो जो भी गुड्स हमने दिए चैरिटी में उनकी कॉस्ट प्राइस को ही हमें लिखना होता है, इस बात का ध्यान रखना है। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो उनकी सेल प्राइस दे दे, तो आप सेल प्राइस को इग्नोर कर देना और आप गुड्स जो चैरिटी में दिए उनके कॉस्ट प्राइस को ही लेकर परचेज में से माइनस कर देना और P&L अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख देना। तो ये हो गए गुड्स गिवन एज चैरिटी। इसी तरह क्वेश्चन दे सकता है एडजस्टमेंट्स, चैरिटी इन कैश या चेक। आपने किसी को पैसे दे दिए चैरिटी में, आपने किसी को चेक दे दिया चैरिटी में, तो उस केस में क्या होगा। तो पहली चीज तो वही, क्योंकि आपने चैरिटी दी है तो यानी आपने खर्चा करा है, आपका नुकसान हो गया है, तो आप इसको P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखोगे। और क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, इस बार आपकी जेब से कैश गया है, तो आप अपनी बैलेंस शीट में जो भी कैश या बैंक का बैलेंस दे रखा होगा उसमें से चैरिटी के पैसों को डिडक्ट करके शो कर दोगे, क्योंकि वो पैसे आपने दे दिए। तो अगर चैरिटी आप कैश में देते हो तो फिर आपको ये एडजस्टमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट। इस बार हम अपने गुड्स जो है वो किसी को फ्री सैंपल में या एडवर्टाइजमेंट के तौर पे दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी जब हमने गुड्स खरीदे थे तो परचेज की तरह शो करा था, तो अब हम वो गुड्स दे रहे हैं तो परचेज में से पहले इन गुड्स को सब्ट्रैक्ट करके शो करेंगे। और दूसरा, हमने अगर फ्री सैंपल दिया या एडवर्टाइजमेंट करी तो ये हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो इसीलिए हम इसको अपने P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर भी शो करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, हमें इन गुड्स की कॉस्ट प्राइस को ही लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए सेल प्राइस भी दे दे तब भी आप उसको इग्नोर कर देना, आपको परचेज में से माइनस करना है और P&L अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना है और वो कॉस्ट प्राइस ही लेके चलना है। तो ये हो गए गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एडजस्टमेंट है गुड्स लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट। कई बार सामान खो गए, चोरी हो गए, तो उस केस में क्या क्या हमारी पहले जर्नल एंट्री होती है मैं वो बताता हूँ और फिर उसका आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो इसको हमने 2-3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। जैसे सबसे पहले जब हमारे गुड्स खोए तो हम एंट्री करते हैं क्या, फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम एडमिट कर लेती है तो हम एंट्री करते हैं क्या, और फिर फाइनली हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे भी मिल जाते हैं तो हम एंट्री करते हैं क्या। तो देखते हैं, सबसे पहले गुड्स खोने के लिए हम एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो मान लेते हैं 10,000 रुपए के गुड्स हमारे खो गए, तो पहली एंट्री हो गई वो। अब जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम एक्सेप्ट करती है, मान लेते हैं 70%, तो हम एंट्री करते हैं इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 70% का मतलब हो गया 7,000, और जितना क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा यानी 3,000 रुपए, उसके लिए हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,000 टू लॉस बाय फायर 10,000। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 के बदले में 7,000 का लॉस एक्सेप्ट कर लिया क्लेम और 3,000 का लॉस हमारा एक्सेप्ट नहीं करा। तो ये हो गई क्लेम एक्सेप्ट करने की एंट्री। फिर उसके बाद जब एक्चुअल में मुझे इंश्योरेंस कंपनी से 7,000 रुपए मिलेंगे तो एंट्री होगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, यानी कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी से 7,000 रुपए मिल गए। तो ये तो हो गया जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट। अब अगर आप इन तीनों जर्नल एंट्रियों को मिला दो, ये सोचो ये तीनों एंट्रियां मैं जोड़कर एक बना दूं, तो इसमें लॉस बाय फायर कट जाएगा 10-10 हजार डेबिट क्रेडिट, इसमें इंश्योरेंस कंपनी कट जाएगा 7-7 हजार डेबिट क्रेडिट। तो आपकी बचेगी क्या, सिर्फ एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, P&L अकाउंट डेबिट 3,000 और परचेज क्रेडिट 10,000। तो हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट करते हैं इसका, तो फिर इसी को ध्यान में रख के करते हैं, है ना। तो वो बात हमें पता होनी चाहिए। तो जो इंश्योरेंस कंपनी हमें देती है क्लेम, उसका मतलब है लॉस कवर्ड। जो इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती तो उसको बोलते हैं लॉस नॉट कवर्ड, यानी 3,000। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो अब देखो कैसे हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डील करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल 10,000 के हमारे गुड्स जल गए थे, तो जितना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट करा यानी 7,000, इसका मतलब लॉस कवर्ड, और जितना उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट नहीं करा यानी 3,000, इसका मतलब लॉस नॉट कवर्ड। तो हमारे स्टेटमेंट के अंदर ये तीनों वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं। कैसे कैसे,
अब 10,000 हम परचेज में से डिडक्ट करके शो करते हैं क्योंकि वो हमारे गुड्स जल गए। 7,000 जितना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट करा उसको हम एसेट साइड पे शो करते हैं, और 3,000 जितना हमारा क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ मतलब नुकसान हो गया उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो इसमें आपको 3 जगह पर पोस्टिंग करनी पड़ती है, इस बात का ध्यान रखना है। देख लेते हैं एक डेमो। तो मान लेते हैं गुड्स हमारे जल गए और हमें इसकी पोस्टिंग करनी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो कैसे पोस्टिंग होगी? परचेज में से हम गुड्स लॉस्ट बाय फायर को माइनस कर देंगे, जो भी टोटल लॉस हुआ था जैसे 10,000 का। फिर उसमें से जो भी हमारा लॉस था 10,000 का और हमें 7,000 क्लेम के रिसीव हो गए थे, तो वो हम माइनस करके सिर्फ 3,000 का ही नुकसान यानी कि लॉस नॉट कवर्ड अपने पीएनएल में डेबिट कर देंगे। तो 3,000 रुपए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। अब बचे 7,000 जो इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया था, उस 7,000 को हम अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो कर देंगे, यानी कि हमारे को इंश्योरेंस कंपनी से 7,000 रुपए का क्लेम मिल जाएगा। और अगर एक्चुअल में वो क्लेम के पैसे हमें रिसीव ही हो जाएं, तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनी को हटाकर उसकी जगह कैश भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको अपनी प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है। अगर आपके गुड्स जल जाते हैं, जलने के बाद फिर इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है, और इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट होने के बाद अगर पैसे मिल जाते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट ये करना है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, वो भी ध्यान से देखना। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फिक्स्ड एसेट। कई बार हम अपने गुड्स को किसी फिक्स्ड एसेट को बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आपके पास कुछ लकड़ियां थी या कुछ गुड्स थे, उनसे आपने फर्नीचर बना लिया। तो इस एडजस्टमेंट को भी कैसे डील करना है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे गुड्स चले गए हमें छोड़कर, तो हम उन गुड्स के कॉस्ट प्राइस को परचेज में से माइनस कर देंगे। और क्योंकि हमने उनसे फिक्स्ड एसेट बना लिया, तो हम अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड पर उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में उतने अमाउंट से वैल्यू को ऐड कर देंगे जितने अमाउंट का हमने फिक्स्ड एसेट और बना लिया। तो बेसिकली आपकी परचेज कम हो जाएगी और आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये आप गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फिक्स्ड एसेट के टाइम पे कर दोगे। इसी तरह एक और एडजस्टमेंट है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर अपने घर के लिए सामान लेके चला गया, तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अगर प्रोप्राइटर अपने घर के लिए सामान लेकर चला गया, तो इसका मतलब हमारा सामान हमें छोड़कर चला गया। तो आप सबसे पहले तो परचेज में से इन गुड्स की कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे, तो यानी कि गुड्स कम हो गए। और क्योंकि प्रोप्राइटर इसको लेकर गया, यानी कि ये हमारे लिए ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स को क्योंकि आप कैपिटल में से डिडक्ट करते हो, तो सेम आप यहाँ पर कैपिटल में से ड्राइंग्स को डिडक्ट करके शो कर दोगे। तो ये आपके हो गए गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। इसी तरह नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। अब अगर प्रोप्राइटर ने कैश विड्रॉ करा, यानी कि वो पैसे लेकर गया, तो ये भी है तो ड्राइंग्स ही। तो इसको बैलेंस शीट में हम कैसे डील करेंगे? क्योंकि ये ड्राइंग्स है, तो ये हमारे कैश को कम कर रही है, तो एसेट साइड में से कैश में से हम माइनस कर दोगे। और ड्राइंग का नेचर कैपिटल को कम करने का होता है, तो इसीलिए इसको आप कैपिटल साइड से भी माइनस कर दोगे। तो बेसिकली कैश अगर हम विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज, तो आपका कैश भी कम हो जाएगा और आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो ये हो गया कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। इसी तरह एक और एडजस्टमेंट है फिक्स्ड एसेट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। अब इस बार प्रोप्राइटर कोई फिक्स्ड एसेट मशीनरी वगैरह अपने घर ले गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो इसका भी नेचर ड्राइंग्स की नेचर का है। तो इस एडजस्टमेंट को करने के लिए पहले तो आप फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में से अमाउंट माइनस कर दोगे, क्योंकि फिक्स्ड एसेट हमारा चला गया। और इसका नेचर क्योंकि ड्राइंग्स का है, तो आप इस ड्राइंग्स को अपने कैपिटल की वैल्यू में से भी लेस कर दोगे। तो ये आपकी सिंपल एडजस्टमेंट हो गई, फिक्स्ड एसेट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। अब इसका एक उल्टा एडजस्टमेंट भी आ सकता है कि फिक्स्ड एसेट ब्रॉट इन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज होम। प्रोप्राइटर कोई फिक्स्ड एसेट अपने घर से लेकर आ गया, तो वैसे लॉजिकली भी और रटने के तरीके से भी पुराने वाले का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अब कोई फिक्स्ड एसेट हमारे बिजनेस में आया, तो इसका मतलब हमारा फिक्स्ड एसेट बढ़ गया। और प्रोप्राइटर कोई चीज अपने घर से लाया, इसका मतलब उसका बिजनेस के प्रति कैपिटल भी बढ़ गया। तो इस एडजस्टमेंट को करने के लिए आप क्या करोगे? फिक्स्ड एसेट में उतने वैल्यू को जोड़ दोगे और कैपिटल में भी उतने वैल्यू को जोड़ दोगे। सिंपल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एडजस्टमेंट है, इसका नाम है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल या सेल और रिटर्न बेसिस। इसमें कई बार क्या होता है, इसका पहले कहानी बता देता हूँ। हम कुछ गुड्स अपने कस्टमर को भेजते हैं और उसको कहते हैं कि तुम 10, 15, 20 दिन इसको अपने पास रखो, इसको इस्तेमाल करो, अगर तुम्हें पसंद आए तो फिर अप्रूव कर देना, अगर पसंद ना आए तो वापस भेज देना। अब कभी कभी क्या होता है कि हम गुड्स भेज तो देते हैं कस्टमर को, लेकिन ना उसने अप्रूव करा,
ना उसने वापस करा, बस उसके घर पे पड़े हैं। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि ये फोन करेगा कि भाई तुझे पसंद भी आए हैं कि नहीं, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। तो इस एडजस्टमेंट को कैसे डील करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पर ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगी। हमारे को सेल्स की वैल्यू में से जितने अमाउंट के गुड्स हमने अप्रूवल वाले सेल की तरह भेजे हैं उसे डिडक्ट करके दिखाना पड़ता है, यानी उसकी सेल प्राइस को हटाना पड़ता है। हम कहते हैं वो हमारी सेल नहीं है क्योंकि अभी तक गुड्स अप्रूव नहीं हुए। तो अगर गुड्स अप्रूव नहीं हुए और वो अभी तक सेल नहीं है तो इसका मतलब माना यह जाता है कि वो गुड्स अभी भी हमारे अनसोल्ड है, और अनसोल्ड गुड्स को हम अपना क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं। तो इसीलिए जो गुड्स अभी तक अप्रूव नहीं हुए हम उन्हें सेल में से माइनस करते हैं और हम उन गुड्स को अपना क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक आप जानते हो ऑलरेडी कि कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करा जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में और एसेट साइड में। तो इस पूरी कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट को करने के लिए देखना ध्यान से स्क्रीन पर, पहले हम अपने सेल प्राइस को यानी सेल को मानते हैं कि नहीं हुई, तो सेल में से सेल वैल्यू कम कर देते हैं और साइमल्टेनियसली डेटर में से भी सेल वैल्यू कम कर देते हैं, तो हम मानते हैं हमारी सेल नहीं हुई। तो ये तो हो गया वो पार्ट। और जो गुड्स हमारे अभी तक सेल नहीं हुए यानी अनसोल्ड है उनको हम अपना क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं। तो इसीलिए उन गुड्स को हम अपने क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ देते हैं और साथ ही साथ एसेट साइड पर भी इसीलिए बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ देते हैं। तो इस एडजस्टमेंट में बेसिकली आपको 4 ट्रीटमेंट्स करने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या क्या? सेल प्राइस को सेल्स में से माइनस करना है और डेटर्स में से माइनस करना है, और उन गुड्स की कॉस्ट प्राइस को क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, और एसेट साइड में भी क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है। तो ये पूरा ट्रीटमेंट होता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन का मतलब ये होता है कि हम अपने बिजनेस में सेल्स करते हैं, सेल्स के बाद हमें मुनाफा होता है, तो हम अपने मैनेजर को ये कहते हैं कि देखो अगर हमें जितना ज़्यादा नेट प्रॉफिट होगा तो उस नेट प्रॉफिट का हम तुम्हें कुछ कमीशन देंगे, 5% 10%, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो हम तुम्हें कोई कमीशन नहीं देंगे। सीधी बात है, सीधा लॉजिक है। तो कई बार मैनेजर को हम कमीशन भी देने की बात करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से 2 केसेस बन जाते हैं। कई बार लिखा होता है कि मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कई बार लिखा होगा मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो पहले तो ट्रीटमेंट समझते हैं। हम मैनेजर को कमीशन देते हैं तो ये हमारे लिए एक नुकसान है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसीलिए इसको P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं। दूसरा, माना यह जाता है कि अभी तक हमने उसको पे नहीं करा, यानी कि ये अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो इसीलिए इसको बैलेंस शीट के अंदर हम लायबिलिटी साइड पर भी शो करते हैं। तो ये तो हो गया इसका ट्रीटमेंट। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो आपकी कैलकुलेशन का तरीका बदल जाता है, यानी कि आपकी वैल्यू का आंसर चेंज हो जाएगा। वो कैसे? अगर लिखा है नॉर्मली बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप अपने नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे रेट अपॉन 100 से, और अगर लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप अपने नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट से। तो ये भी हमने वैसे सवालों में कर रखा है, पर इस चीज को याद रखना। देन एक और एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कई बार प्रोप्राइटर जो बिजनेस में कैपिटल निवेश करता है, उस पूंजी के बदले में बिजनेस उसको इंटरेस्ट देता है, तो दैट इज अ सिंपल एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये फर्म के लिए एक खर्चा है, तो इसीलिए P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर आता है, और ये प्रोप्राइटर की कैपिटल को बढ़ा देता है, तो इसीलिए बैलेंस शीट के अंदर हम इसको कैपिटल के अंदर ही ऐड करके प्रेजेंट कर देते हैं। हालांकि ये आप क्लास 12th के अंदर भी पढ़ते हो और तब ज्यादा डिटेल में सीखते हो, पर अभी के लिए अगर क्वेश्चन पूछ ले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड में और कैपिटल में ऐड करके शो करना है। फिर बिल्कुल इसका ऑपोजिट एक और एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कई बार ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और प्रोप्राइटर से ले लिया जाता है। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरह से इनकम होती है, क्योंकि फर्म ये प्रोप्राइटर से लेती है, तो इसीलिए इसको P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है, यानी कि फर्म के लिए इनकम है, और इसका नेचर है ड्राइंग्स को बढ़ाने का, यानी कि ये भी ड्राइंग्स की तरह होती है, तो इसीलिए ये कैपिटल को कम कर रही होती है, तो हम इसको बैलेंस शीट में कैपिटल में से डिडक्ट करके शो कर देते हैं। तो ये हो गई छोटी सी एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। फिर एक एडजस्टमेंट क्वेश्चन बोल सकता है कि आपने कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा, ऐसा बोल देता है। बहुत ही रेयर एडजस्टमेंट है, अगर आ जाए तो उस केस में क्या करना है। तो अगर हम अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो उस हिस्से का मतलब है कि आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो इसीलिए आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट साइड पर शो करते हो, क्योंकि आपके प्रॉफिट कम हो रहे हैं।
और जनरल रिजर्व जो होता है इट इज एज गुड एज प्रॉफिट ओनली या नेट प्रॉफिट ओनली, तो ये भी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पर प्रेजेंट कर दिया जाता है, जैसे हम कैपिटल को या जैसे हम नेट प्रॉफिट को प्रेजेंट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन बोल दे कि जनरल रिजर्व हो गया, तो आप इसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट करना और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में अलग से शो कर देना। इसके बाद दो बड़ी ही चटपटी एडजस्टमेंट्स हैं, एक है इनकम टैक्स और एक है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये एडजस्टमेंट अगर आई तो दोनों को याद रखना, इनकम टैक्स माना ही जाता है कि प्रोप्राइटर हमेशा अपना पे करता है पर्सनल, और इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी माना ही जाता है कि प्रोप्राइटर अपनी लाइफ का करवाता है पर्सनल। तो इन दोनों एडजस्टमेंट्स को आपको हमेशा हमेशा ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करना है, और ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट आप जानते ही हो कि ड्राइंग्स के लिए क्या करा जाता है, तो वो सेम ट्रीटमेंट आप करोगे जो आपको ड्राइंग्स का करना है, यानी कि इन्हें आप कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करके शो करोगे, बिकॉज दीज आर ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। तो अगर ये दोनों आइटम आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे तो आप उस पर वाइटनर लगाकर ड्राइंग्स लिख लेना, सबसे बेस्ट तरीका, बिकॉज इन दोनों को हम ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं। फिर एक एडजस्टमेंट है बड़ी यूनिक, गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब होता है कई बार हमारे गुड्स अभी रास्ते में हैं, अभी हमारे ऑफिस तक या हमारी फैक्ट्री तक पहुंचे नहीं है, तो इन गुड्स को हम बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो ये सिर्फ डराने के लिए एडजस्टमेंट आएगी, इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होगा। गुड्स इन ट्रांजिट बेसिकली हमारे एज गुड एज क्लोजिंग स्टॉक ही होते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट 100% सेम क्लोजिंग स्टॉक वाला ही होता है। तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ दोगे या अलग से भी लिख दोगे, और सिमिलरली बैलेंस शीट में भी एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ दोगे या अलग से भी लिख लोगे। तो नाम से डरना नहीं है, गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब है गुड्स अभी रास्ते में है, तो चाहे रास्ते में भी हो, दीज आर हमारे गुड्स ओनली, तो इनको हम अपना क्लोजिंग स्टॉक ही मानेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट आप सेम एज क्लोजिंग स्टॉक ही कर देना। तो ये था बच्चों हमारा पूरा कंप्लीट डिस्कशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और सारी एडजस्टमेंट्स आपको अच्छे से समझ आई हो।